A'udhu Bismillahirrahmanirrahim। Assalamualaikum। माय नेम इज़ अब्दुल सबूर और आप देख रहे हैं अब्दुल सबूर चैनल। दोस्तों, आज मैं एक 2D एरे का प्रोग्राम बनाऊंगा। 1D एरे का भी मैंने प्रोग्राम बनाया है और 1D एरे क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है, और 2D एरे क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। इसकी जिन वीडियोस में मैंने ये बताया उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज हम देखते हैं कि 2D एरे का हम प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में हम 2D एरे को यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। और जैसा कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जैसा कि टर्बो, डेव सी प्लस प्लस। तो मैं यहाँ डेव सी प्लस प्लस को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। या मैं डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया और अब मैं 2D एरे का प्रोग्राम बनाता हूँ। दोस्तों, 2D एरे का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप आना चाहिए। और जिसको नेस्टेड फॉर लूप नहीं आता, पहले वो मेरी वीडियो नेस्टेड फॉर लूप वाली देख ले। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब नेस्टेड फॉर लूप के बारे में आपको पता चल जाएगा तो आपको ये प्रोग्राम इजीली 2D एरे का समझ आ जाएगा, वरना आपको 2D एरे का प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखता हूँ, हैश इंक्लूड। जैसा कि आपको मालूम है कि सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखते हैं। तो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी लिखती हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मैन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ करली ब्रैकेट्स ओपन। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1D एरे हम बनाते थे और अब हम 1D एरे का भी प्रोग्राम बनाया। अब मैं 2D एरे का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो 2D एरे का प्रोग्राम बनाते वक्त हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसा कि अगर हमें 2D एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम 1D एरे से भी तो प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगा। जैसा कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 दुकानें हैं, या मेरे पास 3 शॉप्स हैं, और उन 3 शॉप्स में जो वर्कर काम करते हैं, उन 3 शॉप में से हर शॉप में जो वर्कर काम करता है उसकी हर शॉप में 4 वर्कर्स काम करते हैं। मेरे पास 3 शॉप्स हैं, और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास 3 शॉप्स हैं और हर शॉप में जो है 4 वर्कर्स काम करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उन तीनों शॉप में से एक शॉप के वर्कर्स को मैं कितना पे करता हूँ, यानी कि वो 3 शॉप से उन 3 शॉप में से मैं एक शॉप के वर्कर को कितना पे करता हूँ, अगर मुझे ये मालूम करना है तो मैं 1D एरे बनाऊँगा। और अगर मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास जो मेरी 3 शॉप्स है उन तीनों शॉप में मैं कितना पे करता हूँ, उन तीनों शॉप में मैं कितना पे करता हूँ वर्कर्स को जो उन 3 शॉप्स में काम करते हैं, तो उसके लिए मैं 2D एरे बनाऊँगा। अब 2D एरे कैसे बनेगा, सबसे पहले तो मैं इंट कीवर्ड दूंगा, क्योंकि जो मैं वेरिएबल में या एरे में स्टोर कराऊंगा वो मेरे पास इंटीजर्स होंगी, सिंपल इंटीजर्स होंगी। यानी सिंपल इंटीजर्स वो इंटीजर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, सिंपल इंटीजर होंगी। तो सबसे पहले मैं इंट कीवर्ड को लिख लिया और उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एरे के लिए, और उसके बाद मैं दो सब स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा क्योंकि मैं 2D एरे बना रहा हूँ। तो टू सब स्क्रिप्ट मैं यूज़ करूँगा। फर्स्ट सब स्क्रिप्ट, अब जैसा कि यहाँ 2 सब स्क्रिप्ट यूज़ होती है 2D एरे में,
तो जो 2D एरे में 2 सबस्क्रिप्ट यूज़ होती है, उनमें से फर्स्ट सबस्क्रिप्ट हमारे पास होती है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट हमारे पास रो होती है और सेकंड सबस्क्रिप्ट हमारे पास कॉलम होती है। यानी कि हम फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को रो कंसीडर करते हैं और सेकंड सबस्क्रिप्ट को हम कॉलम कंसीडर करते हैं, और इस तरह हम 2D एरे का प्रोग्राम बनाते हैं। यानी 2D एरे में जो दो सबस्क्रिप्ट होती है, उनमें से पहली सबस्क्रिप्ट को हम रो कंसीडर करते हैं और सेकंड सबस्क्रिप्ट को हम कॉलम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया कि मेरी कितनी शॉप्स है, मेरी 3 शॉप्स है। तो मेरी 3 शॉप्स है, तो 3 शॉप्स में जो मेरी 3 शॉप्स है उनको मैं ले लूँगा रो, उनको रो के तौर पे ले लूँगा। और जो मेरे हर शॉप 3 शॉप में हर शॉप पे जो 4 वर्कर काम करते हैं उनको मैं ले लूँगा कॉलम, यानी मैं यहाँ 4 लिख दूँगा। यानी मेरी कितनी शॉप्स है, 3 शॉप्स है, और उसमें वर्कर कितने काम करते हैं, 4 वर्कर उसमें काम करते हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, कोमा डाल के मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा जिसके ज़रिए चूँकि मैंने नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना है, और नेस्टेड फॉर लूप में आप 2 लूप को यूज़ करते हो, और नेस्टेड फॉर लूप का मतलब फॉर लूप इनसाइड फॉर लूप, यानी एक फॉर लूप दूसरे फॉर लूप के इनसाइड होता है, अंदर होता है। यानी एक फॉर लूप के अंदर दूसरा इन फॉर लूप यूज़ होता है। तो ये क्या कहलाता है, नेस्टेड फॉर लूप, यानी लूप की नेस्टिंग। तो अब मैं 2 फॉर लूप यूज़ करने जा रहा हूँ, तो मेरे को 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले पहला वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे b, और सेकंड वेरिएबल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे c, और फिर मैं सेमी कॉलम डालता हूँ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले जैसा कि नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पता है कि जो फर्स्ट लूप यूज़ होता है उसे हम आउटर लूप कहते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करके और यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया था आउटर लूप के लिए b, वो वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा, और जहाँ से मैंने लूप स्टार्ट करना है वो नंबर में लिखूँगा। यहाँ से मैंने 0 से लूप स्टार्ट करना है, और उसके बाद सेमी कॉलम डाल के यहाँ पे दोबारा मैं b वेरिएबल लिख के कंडीशन लिखूँगा कि b लेस देन 3। आप कंडीशन में वही नंबर लिखोगे जो नंबर आपने लिया है, जो नंबर आपने रो में लिया है। आउटर लूप में वही नंबर लिखोगे जो नंबर आपने रो के तौर पे लिया है। यानी आपने रो के तौर पे लिया अपनी 3 शॉप्स को, यानी आपने कहा मेरी 3 शॉप्स है, वो उनको आपने रो के तौर पे ले लिया, तो वही नंबर आप आउटर लूप में यूज़ करोगे कंडीशन में। आउटर लूप में जब आप कंडीशन दोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आप सेमी कॉलम डालोगे। सेमी कॉलम डालने के बाद यहाँ पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे b++, और फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट एफ यूज़ करोगे। प्रिंट एफ यूज़ करने के बाद आप एक कंडीशन लिख दोगे, एक मैसेज आउटपुट में प्रिंट कराओगे। आप मैसेज ये प्रिंट कराओगे, बल्कि आप पहले मैसेज नहीं प्रिंट कराओगे बल्कि आप इनर लूप यूज़ करोगे, क्योंकि आप नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करो तो लूप के अंदर लूप होता है। तो हम फॉर लूप की नेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो आप फॉर लूप यूज़ करके फिर आप जो है दोबारा से वो नंबर लिखोगे जहाँ से आपने इनर लूप को स्टार्ट कराना है। वो नंबर हमने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, सेमी कॉलम डालना है। और सेमी कॉलम डालने के बाद आपने, जैसा कि हमने इनर लूप के लिए कौन सा वेरिएबल लिया था, सी वेरिएबल लिया था, तो सी वेरिएबल यहाँ लिख दिया है। तो सी वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक कंडीशन दोगे। कंडीशन
कि जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉलम के लिए 4 लिया था, यानी हमारे 3 शॉप से, मेरी 3 शॉप से और 3 शॉप में से 3 शॉप में, हर शॉप में 4 वर्कर्स काम करते हैं। तो 4 वर्कर्स काम करते हैं और 4 को मैंने कॉलम के तौर पे लिया है, एज अ कॉलम लिया है। तो इसलिए मैं यहाँ इनर लूप में कंडीशन क्या लिखूँगा, वही कंडीशन लिखूँगा जो मैंने कॉलम के तौर पे ली है। तो मैं वो कंडीशन को लिख देता हूँ, मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। 4 लिखने के बाद यहाँ सेमी कॉलम डालता हूँ और यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले इनर लूप को कंप्लीट करूँगा, इनर लूप का जो सिंटैक्स है उसको कंप्लीट करूँगा और फिर मैं आउटर लूप को कंप्लीट करूँगा। इनर लूप को कंप्लीट करने के लिए मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ। आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन डबल कोटेशन ओपन। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ द सैलरी ऑफ ए वर्कर इन द शॉप, इन ए शॉप। इसके बाद यहाँ मैं सेमी कॉलम डाल देता हूँ। मैंने क्या लिखा, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इन ए शॉप, के एक शॉप में एक वर्कर की कितनी सैलरी है। ठीक है, कितनी शॉप से, 3 शॉप से। उसके बाद यहाँ पे मैं स्कैन एफ को यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने आउटपुट में वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आउटपुट में वैल्यू स्टोर करानी है एरे के इंडेक्सेस में, एरे में। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताया चला जाऊँ कि आउटपुट में 12 वैल्यूज स्टोर होंगी। ये कैसे पता चला, जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 12 आता है। 3 4 12, तो आउटपुट में 12 वैल्यूज स्टोर होंगी। ये हमने जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चला कि आउटपुट में हम कितनी वैल्यूज़ आउटपुट में हमारी आएंगी, 12 वैल्यूज़ हम आउटपुट में स्टोर कराएंगे, सॉरी 12 वैल्यूज़ हम प्रोग्राम के रन टाइम पे स्टोर कराएंगे। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन को ओपन करता हूँ। डबल कोटेशन को ओपन करने के बाद %d यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इंटीजर्स, क्योंकि मैंने इंट कीवर्ड लिया और इंट कीवर्ड के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %d होता है। फिर मैं कोमा डाल के उसके बाद यहाँ पे मैं एम्परसेंड का साइन यूज़ करता हूँ। एम्परसेंड का साइन यूज़ करने के बाद दोस्तों मैं इंडेक्स का नाम लिखूँगा, यानी जो मैंने एरे के लिए वेरिएबल यूज़ किया ए, वो मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट जो मैंने ली है, वो 2 सबस्क्रिप्ट को मैं यूज़ करूँगा। लेकिन वो 2 सबस्क्रिप्ट में जो मैं वेरिएबल यूज़ करूँगा, वो वेरिएबल में बी और सी यूज़ करूँगा। अब बी और सी में वेरिएबल क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं बी और सी में वेरिएबल, बी और सी वेरिएबल में सबस्क्रिप्ट में इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने जो है वो बी जो है वो रो के तौर पे लिया है और सी जो है मैंने कॉलम के तौर पे लिया है वेरिएबल। तो और इसी तरह मैंने आउटर लूप को रो के तौर पे यूज़ किया है, जो कि आउटर फॉर लूप है उसको मैंने रो के तौर पे यूज़ किया है। और इनर लूप को मैंने कॉलम, बल्कि मैं यहाँ कह दूँगा कि मैंने आउटर लूप, यहाँ मैं इस तरह कहूँगा कि मैंने जो ये 2 सबस्क्रिप्ट लिए हैं, इन दोनों सबस्क्रिप्ट को के लिए मैंने 2 वेरिएबल को लिखा है, यानी बी को मैंने रो के तौर पे लिया है और सी को मैंने कॉलम के तौर पे लिया है। सिंपली आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पे जो रो और कॉलम है, यानी कि जो तीन रोस हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे जो मैंने 2 वेरिएबल लिए बी और सी, इनके बी जो वेरिएबल है वो मैंने आउटर लूप के लिए लिया है और सी वेरिएबल है वो मेरे इनर लूप के लिए है। और इसके अलावा जो मैंने बी वेरिएबल है वो मैंने रो के तौर पे भी लिया है और सी वेरिएबल जो है वो मैंने कॉलम के तौर पे भी लिया है। यानी कि इस तरह समझ लें कि बी और सी ना सिर्फ मैंने इनर और आउटर और इनर लूप के लिए वेरिएबल्स लिए, बल्कि मैंने बी और सी सब स्क्रिप्ट के लिए भी लिया है। जो सब स्क्रिप्ट मैंने 2 यूज़ किए हैं, पहली जो सब स्क्रिप्ट 3 है और सेकंड जो सब पहली जो सब स्क्रिप्ट है, पहली जो सब स्क्रिप्ट है 3 और जो सेकंड सब स्क्रिप्ट है वो 4 है।
तो अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो वेरिएबल्स मैंने सबस्क्रिप्ट के लिए हैं बी और सी, वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे बी और सी मैंने यहाँ लिख दिया, और उसके बाद यहाँ मैं सेमी कोलम डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे जैसा कि अगर कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरा लूप चले और मेरी एक शॉप की, यानी मेरी 3 शॉप्स हैं, तो 3 शॉप में हर शॉप के वर्कर्स की, जो जितने भी वर्कर्स हैं, 4 वर्कर्स मेरी हर शॉप में काम कर रहे हैं, तो हर शॉप के में जितने भी वर्कर्स, मेरे 4 वर्कर्स हैं, उन 4 वर्कर्स की सैलरी को जब मैं लिख दूँ, उन 4 वर्कर्स की सैलरी को जब मैं लिख दूँ, तो वो सैलरी ऐड होकर आ जाए। यानी कि वो मुझे बता दे कि मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ एक शॉप में। मैं एक शॉप में 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 3 शॉप से उनमें से हर एक शॉप में 4 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो 4 वर्कर्स की जब मैं सैलरी, हर शॉप के 4 वर्कर्स की सैलरी में जब मैं आउटपुट में, जब मैं रन टाइम पे प्रोग्राम के एरे में स्टोर कराऊँ, तो वो टोटल होके मेरे पास आ जाए। हर शॉप के 4 वर्कर्स की सैलरी टोटल होकर मेरे पास आ जाए। इसके लिए मैं टोटल यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टोटल इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं टोटल लिखूँगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ए सबस्क्रिप्ट 3। सबस्क्रिप्ट में मैं जो मैंने वेरिएबल लिए सबस्क्रिप्ट के लिए वही यूज़ करूँगा। एक बी लिया सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के लिए, और सेकंड सबस्क्रिप्ट के लिए मैंने सी वेरिएबल लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट एफ को यूज़ करूँगा। हमेशा याद रखना फ्रेंड कि आप जो है प्रिंट एफ को कभी भी इनर लूप के अंदर यूज़ नहीं करना। जब आप टोटल कर रहे हो, टोटल करने के लिए आप प्रिंट एफ को इनर लूप के अंदर नहीं यूज़ करना। इनर लूप के अंदर क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि अगर मैं यहाँ प्रिंट एफ को यूज़ करूँगा, और जो स्टेटमेंट में यहाँ में जो अगर यूज़ करूँगा, तो मेरा क्या होगा कि मेरी हर वैल्यू एक दूसरी वैल्यू से सम होकर आएगी आउटपुट में। अगर यहाँ पे मैं इनर लूप के अंदर मैं प्रिंट एफ यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरी हर वैल्यू आउटपुट में सम होके आएगी, और इसलिए मैं यहाँ प्रिंट एफ यूज़ नहीं करूँगा। मैं आउटर लूप के अंदर प्रिंट एफ यूज़ करूँगा। यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ %d, क्योंकि जो टोटल होके मेरे पास वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, इसलिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया। यहाँ कोमा डाल के मैं यहाँ जो मैंने वर्ड लिया है टोटल के लिए यूज़ किया, वो टोटल यहाँ लिख दूँगा, और यहाँ सेमी कॉलम डाल के अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टोटल इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड मैंने यहाँ टोटल इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? क्योंकि जब मेरा लूप, एक इनर लूप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा और टोटल मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक शॉप्स के वर्कर्स की, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि मैं दोबारा से मेरा लूप स्टार्ट होगा। तो जब मेरा दोबारा से न्यू लूप स्टार्ट होगा और सेकंड शॉप के वर्कर्स की सैलरी को मैं आउटपुट में स्टोर कराऊंगा प्रोग्राम के रन टाइम पे, जब मैं सेकंड शॉप के वर्कर की सैलरी को स्टोर कराऊंगा, उस टाइम मैं टोटल को 0 लिखूंगा। अगर मैं टोटल ज़ीरो होना चाहिए। अगर टोटल 0 नहीं होगा, तो मैंने जो फर्स्ट टाइम मेरा लूप चला है, तो फर्स्ट टाइम जो मेरा लूप चला है, इनर लूप चला है, तो उसमें जो टोटल आया है सैलरी एक शॉप के वर्कर्स की, वो टोटल जो है वो सम हो जाएगा। अगर वो सम हो जाएगा दूसरे शॉप्स के वर्कर की सैलरी के टोटल से, क्योंकि मैंने टोटल को 0 नहीं किया। और अगर मैं टोटल को 0 कर दूंगा, तो वो सम नहीं होगा, बल्कि वो 0 हो जाएगा और सम नहीं होगा, और जो सेकंड शॉप के वर्कर्स की सैलरी है वो मेरे पास आ जाएगी। यानी मुझे चाहिए कि मैं जितनी मेरी 3 शॉप्स है, तो 3 शॉप में से हर शॉप को मैं के वर्कर्स को कितनी सैलरी दे रहा हूँ, तो उन तमाम सैलरी को ऐड
इसका कि मुझे वैल्यू चाहिए, यानी हर शॉप के वर्कर्स को जितनी मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो उस पेमेंट के बारे में मुझे मालूम करना है। तो इसके लिए फिर मुझे टोटल को ज़ीरो करना पड़ेगा। और न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन डबल कोटेशन ओपन और यहाँ पे \n डाल दूंगा। \n डालने के बाद यहाँ सेमी कॉलम डाल दूंगा। अब मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। पहले इसको सेव कर लेता हूँ। बल्कि यहाँ मैंने एक और चीज़ कर ली थी, उसको भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक पैसेज प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे द पेमेंट द पेमेंट द पेमेंट is paying to one या मैं ये लिख देता हूँ द मैनेजर ऑफ शॉप पेइंग द पेमेंट ऑफ द मैनेजर ऑफ शॉप, बल्कि मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ one shop which is given by the manager, which is given by the manager, which is given by the manager manager of shop of which is given by the manager of shops, just of one shop which is given by the managers of shops। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दूँ इन लूप को कंप्लीट करने के लिए। ये लिखा है द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ वन शॉप just given by the manager। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत लॉन्ग लिख दी है मैंने। यहाँ इसको शॉर्ट कर देते हैं स्टेटमेंट को, जो मैंने आउटपुट में मैसेज दिया द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ वन शॉप द सम ऑफ द
the total the sum of the salary of workers of one shop given by the, अब ये शॉर्ट हो गया, यहाँ देखिए ये शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं लिखा है द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ वन शॉप गिवन बाय द मैनेजर ऑफ शॉप्स पर्सन डी। तो शॉप्स के मैनेजर है वो एक उन जो एक शॉप के वर्कर्स को सैलरी देते हैं उनका सम, शॉप्स इस यहाँ इस लिख देते हैं, ठीक है। बल्कि ये इसको कट कर देते हैं, इसी सही। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा, मैं इसको कॉपी करके सेलेक्ट करके कॉपी करके न्यू पेज में लाके फिर मैं इसको पेस्ट करके फिर मैं इसको रन कराता हूँ न्यू फाइल में लाके इस प्रोग्राम को। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ आंसर ये 34 दे रहा है, ये गलत वैल्यू दे रहा है। मैं दोबारा से इसको रन कराता हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एच, कंट्रोल वी, एरे 2D। देखिए दोस्तों अब ये इसने प्रोग्राम को सही रन किया है और अब मुझसे मांग रहा है द सैलरी ऑफ ए वर्कर इन अ शॉप। एक शॉप पे में एक वर्कर की सैलरी कितनी पे कर रहा हूँ। मैं एक वर्कर को दे रहा हूँ 50,000 या 10,000। हर वर्कर को 10,000 दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10,000 लिख दूंगा, यहाँ भी मैं 10,000 लिख दूंगा, यहाँ भी 10,000। देखिए दोस्तों मेरे पास सम आ गया और यहाँ आप सम देख सकते हैं, लिखा हुआ है सम ऑफ द सैलरी, द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर ऑफ वन शॉप गिवन बाय द मैनेजर ऑफ शॉप्स 40,000। यानी एक शॉप को जो सैलरी दे रहा है मैनेजर, जो शॉप्स का मैनेजर है वो 40,000 दे रहा है एक शॉप के वर्कर्स को जो सैलरी दे रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी शॉप के वर्कर्स को कितनी सैलरी दे रहा है, मैं वो भी स्टोर करा देता हूँ कि मैं दूसरी शॉप के वर्कर को कितनी सैलरी दे रहा हूँ। तो इनको भी मैं 10,000 ही दे देता हूँ। 10,000। तो इनको भी मैं 40,000 दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास सम होके आ रहा है, ये 40,000 मेरे पास सम होके आ रहा है। अब थर्ड शॉप है, थर्ड शॉप के वर्कर्स को, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो शॉप्स बड़ी है और उसमें काम ज़्यादा, तो उनके वर्कर्स को मैं ज़्यादा सैलरी पे करता हूँ। मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं उनको 50,000 देता हूँ, 50,000, 50,000।
तो यहाँ मैं 60,000 पे करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट था वो ये था। अब ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट करा और किस तरह ये एग्जीक्यूट, अच्छा यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ मैं प्रिंट एफ यहाँ नहीं यूज़ कर रहा था, इनर लूप के अंदर मैं प्रिंट एफ यूज़ नहीं कर रहा था। अगर मैं ये प्रिंट एफ इनर लूप के अंदर यूज़ करूँ तो फिर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ फिर आपको बता देता हूँ कि क्या होगा फिर। इसको कंट्रोल सी करके, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ ताकि आपको पूरी स्टेटमेंट दिखाई दे। तो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, इनर लूप के अंदर मैं प्रिंट एफ को यूज़ करता हूँ टोटल का, अगर मैं इनर लूप के अंदर प्रिंट एफ को यूज़ करूँगा टोटल का, तो फिर क्या होगा, फिर मेरा कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा कि मेरी जो मैं वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ एरे में, वो एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे सम होते हुए आ रही होंगी, एक दूसरे सम होते हुए आ रही होंगी। ये देखें, मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखिए, मैं 10,000 लिखता हूँ। 10,000 लिखा था मैंने फर्स्ट शॉप के वर्कर्स के, जो मैं फर्स्ट शॉप के हर वर्कर्स को जो मैं सैलरी पे कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे 10,000 आया। अब और वो मैसेज आ गया मैंने, क्योंकि वो मैसेज इसलिए आया, ये मैसेज इसलिए आया, द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ वन शॉप गिवन बाय द मैनेजर ऑफ शॉप्स। ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैंने ये इनर लूप के अंदर लिखा था। तो इनर लूप जब चल रहा था वो इस स्टेटमेंट को भी आउटपुट में प्रिंट कर रहा था। इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा था द सैलरी ऑफ ए वर्कर्स इन ए शॉप, और इट स्टेटमेंट को भी आउटपुट में प्रिंट कर रहा था द सम ऑफ द सैलरी ऑफ वर्कर्स ऑफ वन शॉप गिवन बाय द मैनेजर ऑफ शॉप। इस सैलरी इस स्टेटमेंट को भी आउटपुट पे प्रिंट कर रहा था, इस मैसेज को भी। और क्या हो रहा था, मैं अभी दोबारा 10,000 लिखता हूँ। और दोस्तों ये हो रहा था कि मेरे पास जो 20,000 ये सम होके आ रहा था, जो जो जैसे जैसे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा था, आउट जैसे जैसे मैं आउटपुट पे एरे में वैल्यू स्टोर करा रहा था, वैसे वैसे वो सम होकर आ रहा था। पहले 10,000 आया, फिर मैंने 10,000 उसमें ऐड किया। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले 10,000 आया, फिर मैंने जब उस पर 10,000 ऐड किया तो फिर वो 20,000 हो गया। ये किस वजह से हो रहा है कि मैंने इनर लूप में टोटल का प्रिंट एफ यूज़ किया है। इनर लूप में मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप, इनर लूप में मैंने इसको थोड़ा क्लोज कर दूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इनर लूप में मैंने टोटल का वो यूज़ किया है, प्रिंट एफ यूज़ किया है। इसी वजह से मेरे इस तरह आउटपुट आ रहा है। तो अगर मैं इसको कट करके, सबर मैं इसको कॉपी करके मैं इसको आउटर लूप में यूज़ करूँ तो मेरा इस तरह नहीं आएगा। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि मैं इनर लूप में टोटल का प्रिंट एफ क्यों नहीं यूज़ करता, कि जो जो वैल्यूज़ टोटल होके आए वो उसका प्रिंट एफ मैं आउटर लूप में क्यों यूज़ कर रहा था, इनर लूप में क्यों नहीं यूज़ कर रहा था। तो यहाँ मैं सेमी कोलम डाल देता हूँ दोबारा से। अच्छा दोस्तों, फिर मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम रन किस तरह करता है, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। कि ये नहीं आएगा।
इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद अब मैं इसको रन कराता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। हाँ, ये रन नहीं कर रहा। मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी की, कंट्रोल एन से न्यू फाइल में आया और इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन कराता हूँ। इसको सेव कर देते हैं पहले। दोबारा एरे टू के नाम से सेव कर। देखिए दोस्तों, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, मैं आउटपुट में प्रिंट कराने जो ये देखिए दोस्तों, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी आउटपुट में प्रिंट कराने के लिए, वो स्टेटमेंट आ गई है। अब मैं यहाँ उसी तरह लिखता हूँ वर्कर्स को जो मैं सैलरी देता हूँ। फर्स्ट शॉप्स के जो वर्कर्स को मैं सैलरी देता हूँ वो 10,000 देता हूँ। 10,000 हर वर्कर्स को देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। और सेकंड शॉप के जो मैं वर्कर्स को देता हूँ वो मैं 10,000 सेकंड शॉप के तमाम वर्कर्स को भी मैं 10,000 देता हूँ। तमाम वर्कर्स में हर वर्कर्स को मैं 10,000 देता हूँ। और यहाँ देखें ये 80 हो गया। 80 क्यों हुआ? 8,000 हो गया। यहाँ ये 80,000 हो गया, यानी 40,000 पिछला भी ऐड होके आ गया। तो इसकी क्या वजह है, यहाँ मैं देख लेता हूँ। इसको मैंने इनर लूप के अंदर नहीं यूज़ किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है कि मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको आउटर लूप के अंदर यूज़ किया। और आउटर लूप के अंदर यूज़ करने के बाद आउटर लूप के अंदर मैंने इसको यूज़ किया। और आपने आउटर लूप के अंदर भी इसको यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने आउटर लूप के बाहर इसको यूज़ करना है, ताकि आपको ये वैल्यू, बल्कि नहीं, बल्कि इनको भी आप आउटर लूप के अंदर यूज़ करोगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब दोबारा से मैंने प्रोग्राम को रन कराया है और मैंने सिंपल ये किया है कि मैं जो टोटल था और न्यू लाइन के लिए जो हमने प्रिंट के लूप एंड हो, इनर लूप एंड हो, और फिर न्यू लाइन से फिर दोबारा से इनर लूप स्टार्ट हो, प्रिंट एफ एन यूज़ किया था, उसको मैंने आउटर लूप के अंदर लिखा है। अब मैं इसको वैल्यू स्टोर कराता हूँ। फर्स्ट शॉप के वर्कर्स को मैं 10,000 दे रहा हूँ। हर वर्कर की जो सैलरी है फर्स्ट शॉप की वो 10,000 है। $40,000। यहाँ भी 40,000। और जो थर्ड शॉप का वर्कर है, अब मेरे यहाँ 80,000 नहीं आ रहा। देखें आप, 80 40,000 आया है। 80,000 क्यों इसलिए नहीं आया, क्योंकि मैंने आउटर लूप के अंदर टोटल इज इक्वल टू 0 नहीं किया था, बल्कि मैंने आउटर लूप के बाद टोटल इज इक्वल टू 0 लिखा था। अब मैंने आउटर लूप के अंदर टोटल इज इक्वल टू 0 लिखा है, इसलिए मेरा यहाँ 40,000 आ रहा है। यहाँ मैं इनको, ये जो थर्ड शॉप है वो मेरी बड़ी शॉप है, तो उसके लिए मैं हर वर्कर को 50,000 पे करता हूँ, 50,000 सैलरी देता हूँ।
तो ये 60,000 हो गया। ये देखिए आपने एक इस तरह मैंने प्रोग्राम बना दिया। और ये प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से भी बन सकता है। ये प्रोग्राम इस तरीके से बन सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बल्कि नहीं, अगर आप टोटल और इसको, ये जो टोटल है जिस तरह मैंने पहले किया था, अगर आप टोटल और ये प्रिंट एफ को दोबारा आउटर लूप से बाहर लिख दो, ना इनर लूप के अंदर लिखो ना आउटर लूप के अंदर लिखो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आउटर लूप और इनर लूप से बाहर लिखोगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो आप आउटपुट पे एरे में वैल्यूज स्टोर कराओगे, एक शॉप के वर्कर्स की जो पेमेंट आप हर एक शॉप के वर्कर्स को पेमेंट करते हो वो स्टोर कराओगे, तो वो एक शॉप के वर्कर्स की सैलरी स्टोर कराओगे, तो वो जो टोटल सैलरी आएगी, जो पेमेंट आएगी जो आप एक शॉप के वर्कर्स को करते हो, वो पेमेंट जो दूसरे शॉप्स के वर्कर्स को आप करते हो वो दोनों ऐड हो जाएगी। यानी फर्स्ट शॉप और सेकंड शॉप के वर्कर्स की पेमेंट आपस में ऐड हो जाएगी। और इसी तरह फिर जो थर्ड शॉप के वर्कर्स को आप पेमेंट करते हो वो पेमेंट पिछली दो शॉप्स के वर्कर्स को जो आप पेमेंट करते हो उस पेमेंट से ऐड होकर आएगी। तो टोटल आप थ्री शॉप्स के वर्कर्स को कितनी पेमेंट करते हो वो पेमेंट ऐड होकर आएगी, इस तरह आएगी। तो यहाँ 10,000 10,000 फर्स्ट शॉप के वर्कर्स की सैलरी लिख रहा हूँ, 10,000 यहाँ 40,000 हो गया। अब आप देखना जो जो सेकंड शॉप के वर्कर्स की मैं सैलरी लिखूंगा तो वो मेरे पास 40,000 उसका सम नहीं आएगा, बल्कि मेरे पास 80,000 आएगा। यानी फर्स्ट शॉप के वर्कर्स को जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ और सेकंड शॉप के वर्कर को जो पेमेंट कर रहा हूँ वो आपस में ऐड होकर मेरे पास आएंगी। 10,000 क्यों ऐड होकर आएंगी, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ जो है, क्योंकि मैंने टोटल और न्यू लाइन के लिए जो प्रिंट एफ डबल कोटेशन डबल ब्रैकेट ओपन डबल कोटेशन ओपन बैक स्लैश एन जो यूज़ किया है न्यू लाइन के लिए, और जो टोटल इज इक्वल टू 0 लिखा है वो मैंने आउटर लूप और इनर लूप के बाहर लिखा है, आउटर लूप के बाहर लिखा है। अगर मैं आउटर लूप के अंदर लिखता तो ये ऐड होकर नहीं आता, मैंने आउटर लूप के बाहर लिखा है इसलिए ऐड होकर आएगा। तो 10,000 10,000 10,000 यहाँ भी 10,000। देखिए मेरे पास 80,000 आया। अब मेरे पास और जो मैं लास्ट जो मेरे पास थर्ड शॉप है उस शॉप के वर्कर्स की जो मैं सैलरी अभी एरे में स्टोर कराऊंगा तो क्या होगा कि वो सैलरी आप वो जो है पिछले दो शॉप्स के वर्कर्स की जो सैलरीज है उनके साथ ऐड होकर आएगी। यानी जो मैं क्या करूँगा, अभी जो थर्ड शॉप के वर्कर्स की को जितनी पेमेंट कर रहा हूँ वो पेमेंट पिछले दो शॉप्स के वर्कर्स को जो पेमेंट कर रहा हूँ उसके साथ ऐड होकर आएगी। अब मैं इनको 50,000 पे कर रहा हूँ, हर हर वर्कर को, थर्ड शॉप के हर वर्कर को मैं 50,000 पे कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या आ रहा है 140,000 क्या आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास आ रहा है 140,000, यानी कि 80,000 में जब आप 60,000 जो है ऐड करोगे तो वो 140,000 बन जाएगा। तो ये 140,000 आ रहा है। और ये 140,000 क्यों आ रहा है और 80,000 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टोटल टोटल इज इक्वल टू 0 से भी कॉलम और प्रिंट एफ जो न्यू लाइन के लिए प्रिंट एफ यूज़ किया वो दोनों मैंने आउटर लूप से बाहर यूज़ किए। अगर मैं आउटर लूप के अंदर यूज़ करूँगा तो ऐसा नहीं आएगा। दोबारा इनको आउटर लूप के अंदर कर देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं।
उसी तरह फर्स्ट शॉप के वर्कर्स को 10,000, सेकेंड शॉप के वर्कर्स को भी सेकेंड शॉप के वर्कर्स में से हर शॉप सेकेंड शॉप के वर्कर्स में से हर वर्कर को मैं 10,000 पे कर रहा हूँ। इसी तरह जो थर्ड शॉप के वर्कर है उनको, क्योंकि वो शॉप बड़ी है इसलिए मैं उनको 50,000 पे कर रहा हूँ। थर्ड शॉप के जो 4 वर्कर्स है उनमें हर वर्कर को मैं 50,000 पे कर रहा हूँ। तो आप देखें दोस्तों, ये ऐड होकर नहीं आ रहा। जब 10,000 को आप 4 बार ऐड करोगे तो वो 40,000 हो जाएगा। यहाँ भी 10,000 को 4 बार ऐड करोगे तो 40,000 हो जाएगा, और यहाँ आप 15,000 को 4 बार ऐड करोगे तो 4 टाइम्स ऐड करोगे तो वो 60,000 हो जाएगा। तो अब ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, ये प्रोग्राम में लूप एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम जो मैंने प्रोग्राम बनाया था डेव C++ में, उस प्रोग्राम की मैं एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ कि उस प्रोग्राम में लूप किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, आप यहाँ देख सकते हैं कि लूप किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फॉर लूप है, ये लूप में हमने b=0 लिया है, b=0। तो ये नंबर सबसे पहले लूप 0 से चलेगा क्योंकि हमने 0 लिया है, b=0 लिया है तो ये 0 से चलेगा, और यहाँ से फिर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये जो कंडीशन है क्या ये जो है वो वाकई ठीक है कंडीशन या गलत है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। b=0 है, 0 देखेगा जो हमने नंबर से, जिस नंबर से हमने लूप स्टार्ट किया है, क्या वो नंबर 3 से लेस देन है, तो यकीनन वो नंबर 0 3 से लेस देन है। उसके बाद क्या होगा कि ये इनर लूप की तरफ आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये आउटर लूप होता है। क्या होता है? आउटर लूप। और ये होता है, ये जो होता है ये इसको हम बोलते हैं इनर लूप, इनर लूप। तो ये इनर लूप हो गया और ये आउटर लूप हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये इनर लूप की तरफ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे इनर लूप की तरफ जाएगा। इनर लूप में देखिएगा कि जहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया है वो नंबर से इनर लूप स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ से जैसा कि मैंने यहाँ लिखा c<4, तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि 0 जो है, कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब कि 0 जो हमने नंबर लिया है वो नंबर क्या 4 से लेस देन है, तो यकीनन 0 4 से लेस देन है, छोटा नंबर है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी इंटर द वैल्यू ऑफ ए वर्कर ऑफ शॉप। फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और क्योंकि हमने स्कैनएफ यूज़ किया है तो स्कैनएफ यूज़ किया तो हम इस स्टेटमेंट के आगे वर्कर की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे, यानी जो वर्कर की सैलरी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी, जो वर्कर की सैलरी है, ये वैल्यू को काट के मैं सैलरी लिख रहा हूँ। तो जो वर्कर की सैलरी है वो हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये जो एरो है, इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से फिर दोबारा जो है लूप चलेगा, और दोबारा से फिर लूप जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर दोबारा से जो है क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट होगा। फिर दोबारा से क्या होगा कि जब लूप यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास ज़ीरो था, अब ज़ीरो में इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी जो सी है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर दोबारा से कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि क्या जो है 1 जो ये फिर हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि क्या जो है जो 1 है वो 4 से लेस देन है या
4 से ग्रेटर, तो 1 4 से लेस देन है, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी और फिर इसी तरह ये लूप इनर लूप चलता रहेगा। और एंड में क्या होगा, जब लूप जो है जो लूप जो है 3 से स्टार्ट होगा, नहीं जब लूप 4 से स्टार्ट होगा तो लूप रुक जाएगा। इनर लूप जब 4 से स्टार्ट होगा, ये 4 है, इनर लूप जब 4 से स्टार्ट होगा तो रुक जाएगा, क्योंकि 4 पे जब ये c = 4 होगा, जब c = 4 होगा तो फिर हम यहाँ कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है, 4 लेस देन 4। जो अगर लूप 4 से स्टार्ट होगा तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 4 से लेस देन नहीं होता बल्कि 4 के इक्वल होता है। तो फिर यहाँ लूप रुक जाएगा और लूप रुकने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रिंट होगा। टोटल क्या प्रिंट होगा, टोटल हमारे पास प्रिंट होगा और जो हमने यहाँ पे आप देखें ए इंडेक्स बी और इंडेक्स सी लिखा हुआ है, यानी कि जो हमने वैल्यूज़ फर्स्ट शॉप की स्टोर कराई है वो वैल्यूज़ जो है यहाँ पे लिखेंगे। ये लूप इस तरह चलेगा, देखो यहाँ पे ये स्कैनअप इस तरह चलेगा, यानी कि ये जो इस तरह होगा। पहले होगा 1 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर दोबारा से, और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे ये फ़र्स्ट टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा इस तरह, ये फर्स्ट लूप चलेगा और हमारे पास 4 वैल्यूज़ हम आउटपुट में स्टोर करेंगे। यानी 0 0 में पहले हमने वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने 10,000 स्टोर की थी। इसी तरह 0 1 में हम 10,000 स्टोर की थी मैंने। इसी तरह यहाँ पे भी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। तो फिर मेरा क्या होगा, टोटल में मेरा क्या आंसर आएगा, इस टोटल में मेरा आंसर आएगा, जो टोटल मेरे पास होगा वो 40,000 होगा। 40,000 ये टोटल में मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि फिर यहाँ से लूप नीचे जाएगा और 40,000 मेरा इस स्टेटमेंट के बाद आएगा। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए वर्कर ऑफ वन शॉप गिवन बाय मैनेजर ऑफ शॉप्स इज़, तो वो क्या है 40,000 होगी, सम करके 40,000 होगी। और उसके बाद क्या होगा, फिर टोटल में सेमी कॉलम, यानी फिर टोटल को मैं ज़ीरो कर दूंगा। यहाँ टोटल कितना था मेरे पास, ये मेरे पास टोटल बना है, ये मेरे पास क्या है जी, टोटल। ये मेरे पास क्या है जी, टोटल है, ये मेरे पास टोटल बना है। तो ये टोटल को मैं ज़ीरो कर दूंगा, यानी यहाँ पे ये टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये टोटल 40,000 था, यहाँ पे ये टोटल ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये लूप यहाँ आएगा, यहाँ से ये लूप यहाँ आएगा और उसके बाद फिर न्यू लाइन, दोबारा से न्यू लाइन में नया लूप स्टार्ट होगा और फिर दोबारा से ये आउटर लूप की तरफ चला जाएगा, दोबारा से ये आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। यहाँ से ये आउटर लूप की तरफ चला जाएगा और फिर आउटर लूप में फिर दोबारा से b = 1 होगा। जब b = 1 होगा तो फिर ये मैंने 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, ठीक है। तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर c 0, फिर इस तरह ये लूप यहाँ से ऐसे इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ये दोबारा चलेगा और ये लूप इस तरह चलता रहेगा। दोबारा जब ये लूप उस तक चलता रहेगा, इनर लूप उस वक्त चलता रहेगा जब तक इनर लूप की कंडीशन फास्ट ना हो जाए। इनर लूप की कंडीशन क्या है, ये इनर लूप की कंडीशन फास्ट ना हो जाए, ये लूप उस वक्त चलता रहेगा। और फिर आपका जो फिर दोबारा आपके पास ऐसे वैल्यूज़ आएंगी। पहले आपके पास ये 0 0 0 1 आई है, उसके बाद आपके पास आएंगी 1 0 1 1। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहली बार लूप चला तो आपके पास क्या है, 0 0 0 1 0 2। दूसरी बार लूप चलेगा तो आपके पास आएंगी 1 0 1 1 1 2 और 1 3। और इसमें आपने क्या वैल्यू स्टोर कराई थी, 1 0 में 10,000, इसी तरह इसमें भी 10,000, इसी तरह 1 2 में भी 10,000 और इसी तरह 1 3 में भी 10,000
तो ये आपके पास कितना हो गया था, 40,000 हो गया था। तो यहाँ हमारे पास टोटल क्या आ गया था, जब सेकंड शॉप के लिए हमने प्रोग्राम बनाया था तो उसमें भी 40,000 आ गया था। इसी तरह जब तीसरी बार लूप चलेगा, फिर इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो है इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। आउटर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आउटर लूप की वैल्यू 2 होगी तो फिर इनर लूप चलेगा और फिर आपके पास ये आंसर आएगा 2021, रुक जा भाई, 20212223। और फिर मैंने जो थर्ड शॉप के वर्कर्स हैं उनको कितनी में सैलरी दे रहा था, 50,000। प्रोग्राम जो बनाया था 50,000, तो 50,000 50,000 50,000 और 50,000, तो कितने हो गए भाई, 60,000 हो गए। तो ये 60,000 टोटल आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम बनेगा और जैसा देख सकते हैं आपने, ये प्रोग्राम इस तरह बनेगा। और यहाँ पे जो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो भी देख लें आप, वो इस तरह होगी। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो भी आप देख लें, इस तरह होगी 0 1 2। और यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 1, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी, 0 1 2 3 4। तो ये कितनी, यहाँ कितनी मैंने रोस ली हैं, 3 रोस लिए, तो ये 3, बल्कि यहाँ मैंने 3 रोस लिए, तो ये 3 रोस हो गई। तो ये 3 रोस, 1 2 और 3, ये 3 रोस हो गई। और 4 कॉलम है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये नहीं आएगा, तो ये 4 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। और ये 4 कॉलम बन जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 4 कॉलम है, बल्कि यहाँ नहीं आएगा, यहीं आएगा। तो ये 4 कॉलम इस तरह ये बनेगा और इस तरह ये फिर मल्टीप्लाई होगा 0 1 0 2। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि हम किस तरह जो है नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करके प्रोग्राम बना। हमने 3 रोज ली थी, तो 0 1 2 ये 3 रोज हो गई। और हमने 4 कॉलम लिए थे, तो 0 1 2 3 और 4। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आउटर लूप जो है, आउटर लूप इस तरह चलेगा, इनर लूप के आउटर लूप की वैल्यू 0 रहेगी और इनर लूप की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यानी ये पहले 0 होगा, फिर आउटर लूप की वैल्यू 0 ही रहेगी और इनर लूप की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इस तरह होगा। यहाँ ए था, तो यहाँ ए लिख देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ भी ये ए लिख देता हूँ। ए वेरिएबल था और 2 वेरिएबल थे, तो बल्कि आप इसको इस तरह कर लें। हमने कितने लिए थे, हमने 3 रोज ली थी और 4 कॉलम लिए थे, ठीक है। तो हमने इनर लूप में क्या लिखा था, इसके एनएफ में हमने लिखा था ये इस तरह लिखा था। तो इसमें जो आउटर लूप, ये आउटर लूप के लिए स्क्रिप्ट यूज़ होगा, फर्स्ट स्क्रिप्ट, और सेकंड स्क्रिप्ट इनर लूप के लिए यूज़ होगा। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट में आउटर लूप की वैल्यू 0 रहेगी और सेकंड स्क्रिप्ट जो इनर लूप की उसमें वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहले 0 0 रहेगी, फिर 0 1 होगा, यानी कि जब आउटर लूप 0 होगा तो इनर लूप चलना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इनर लूप चलेगा, 0 होगा, फिर इनर लूप 1 होगा, फिर आउटर लूप जो है यहाँ पे ये ए आएगा, यहाँ पे भी यहाँ ये वेरिएबल ए इसी तरह ही रहेगा। और ये यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा आउटर लूप, और इनर लूप 2 हो जाएगा। इसी तरह आउटर लूप यहाँ पे ए आया, आउटर लूप जो है वो 0 हुआ, 0 ही रहा। और इनर लूप जो सेकंड स्क्रिप्ट, जो सब स्क्रिप्ट जो इनर लूप के लिए वो 3 हो जाएगी। इसी तरह फिर दोबारा से जो है वो इनर लूप के फर्स्ट सब स्क्रिप्ट जो आउटर लूप के लिए है वो 0 ही रहेगी, और इनर लूप के लिए जो सब स्क्रिप्ट यूज़ हुई सेकेंड सब स्क्रिप्ट वो जो है वो 4 हो जाएगी। तो इस तरह एक बार इनर लूप चलेगा
और फिर हमने इसमें वैल्यूज़ क्या स्टोर कराई थी, हमने इसमें वैल्यूज़ स्टोर कराई थी, हमने कितनी वैल्यूज़ स्टोर कराई थी, हमने जो है वो फर्स्ट टाइम हमने 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो ये 40,000 हो गई थी फर्स्ट टाइम जब लूप चला। इसके बाद जब सेकंड टाइम लूप तो टोटल कितना आया, टोटल यहाँ आया था 40,000। फिर हमने टोटल को ज़ीरो कर दिया था, टोटल को ज़ीरो कर दिया था, यानी टोटल को हमने फिर दोबारा ज़ीरो बना दिया था। टोटल ये कंडीशन लिख के टोटल ये हमने लिख के टोटल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टोटल को ज़ीरो कर दिया था प्रोग्राम में ये लिख के, ये सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम। फिर दोबारा से चला था, फिर दोबारा से चलने के बाद यहाँ पे क्या आया था ए, फिर अब ये आउटर लूप जो फर्स्ट सब स्क्रिप्ट है वो आउटर लूप के लिए, तो आउटर लूप क्या हो गया था 1 हो गया था, और सेकंड सब स्क्रिप्ट किसके लिए, इनर लूप के लिए। फिर दोबारा से इनर लूप चलेगा 0, फिर इसी तरह 1 1, फिर इसी तरह 1 2, फिर इसी तरह 1 3, फिर इसी तरह 1 4। और हम इसमें हमने इसमें हमने जो है वो कितनी इसमें हमने कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कराई थी, इसमें हमने यहाँ पे सेकंड टाइम चला था तब भी हमने 10,000 यही 10,000 स्टोर कराई थी सेकंड टाइम। ये फर्स्ट टाइम है, फिर दोबारा सेकंड टाइम चला तो दोबारा हमने 10,000 ही वैल्यू स्टोर कराई थी, और फिर हमारे पास टोटल जो आया था वो 40,000 ही आया था। यानी हमने जब सेकंड टाइम चलाया तो सेकंड टाइम भी इसमें जो सेकंड टाइम इनर लूप चला तो उसमें भी 10,000 10,000 10,000 और 40,000 ही टोटल आया था। तो फिर दोबारा हमने टोटल इसको ज़ीरो कर दिया। अब थर्ड टाइम क्या होगा, इसी तरह आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 0, इसी तरह फिर A 2 1, फिर A 2 2, फिर A 2 3, फिर A 2 4। और इस बार हमने जब थर्ड टाइम हमने क्या वैल्यू स्टोर कराई थी, हमने वैल्यू स्टोर कराई थी 50,000 प्लस, ये प्लस है 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, तो कितने बने भाई, ये बन गए 60,000। तो हमारा टोटल क्या आया था 60,000 आया था, और फिर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था। टोटल इज़ इक्वल टू 60,000। अच्छा, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि पहले जो है हमने यानी कि जो है इनर लूप जो है आउटर लूप जब 1 होगा, आउटर लूप के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, बी लिया था ना, तो बी 1 होगा तो सी कहाँ तक जाएगा, जब बी 1 होगा तो सी जो है वो इनर लूप के लिए हमने सी वेरिएबल लिया था, जो सी जो है वो 1 से लेके 4 तक चलेगा। इसी तरह 1 से लेके बल्कि 0 से लेके 3 तक चलेगा, क्योंकि हमने 4 कॉलम लिया था, 0 से लेके 3 तक चलेगा। ये 3 है, सही है, ये 3 है और ये 0 है। तो जब जब बी 0 होगा तो तब भी सी 0 से लेके 3 तक चलेगा, जब बी 1 होगा तब भी सी जो है वो 0 से लेके 3 तक चलेगा, क्योंकि सी जो है वो इनर लूप के लिए वेरिएबल है और बी जो है आउटर लूप के लिए वेरिएबल है। जब 0 से लेके 3 तक इनर लूप चल जाएगा तो फिर उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर दोबारा आउटर लूप के वेरिएबल में वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी एक ऐड हो जाएगा 1 पे, जब 1 ऐड होता है तो 2 हो जाता है, और इसी तरह फिर सी जो है वो 0 से लेके 3 तक चलेगा। और इसी तरह जब बी 3 के इक्वल हो जाएगा
तो फिर सी जो है 0 से लेकर 3 तक चलेगा और इस तरह हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि 2D एरे का प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं और 2D एरे में जो नेस्टेड फॉर लूप है उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी मज़ीद वीडियोस मिल सके। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।